Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari. Today I am going to explain history of class 8 chapter 13 India after independence. स्टूडेंट, मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है अपने भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इस तरह जब भारत आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का वर्क स्टार्ट हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग का वर्क जब स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्री इंडिया के लिए 26 जनवरी 1950 में जो है इसको लॉन्च किया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 में ही इसको जो है प्रस्तावित किया गया था और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट किया गया और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसके मेंबर को चुना गया। अब जो उनके मेंबर्स को चुना गया वो मुख्य रूप से देखा गया कि वो अलग अलग कम्युनिटी को से बिलोंग करने वाले थे, अलग अलग रीजन से जो है बिलोंग करने वाले थे और ये मैक्सिमम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो लीडर हुआ करते थे। अब इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो थे, कुछ एक्सपर्ट जो थे, उनको उसमें शामिल किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है उसका चेयरमैन बनाया गया। अब इसके बाद प्रिंसिपल जो इसका बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कई प्रोसेस से पहले तो अलग अलग जो कम्युनिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो मेंबर्स थे वो जो है अपने मुद्दों को लेके आते थे असेंबली में, उसे जो है 8 मेंबर उसमें अपॉइंट किया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी में, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी स्टडी करके कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको जो है स्टडी करके बनाया जाने लगा। इसके बाद जो है जो अलग अलग प्रिंसिपल हुआ करते थे जिसमें जो है एक तरीके से उनकी आवश्यकता होती थी, तो वो ड्राफ्ट होने के लिए जो है फरवरी 1948 से में जो है प्रिपेयर किया गया। अब इस तरीके से देखा गया कि जो भी बना उसे पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में और कंट्री में। फिर क्या हुआ कि असेंबली में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अलग अलग सेवरल सेशन बुलाए गए, डिबेट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट करके डिस्कस करके और फिर डिटेल उसका उसमें लाया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फिर फाइनली जो है नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया। अब बन करके तैयार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि भारत में इंग्लिश को भी एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे हिस्से थे भारत के जिसमें लोग हिंदी बोलना नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए जो है इसको यहाँ का एक और लैंग्वेज हिंदी को, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और इस तरीके से लोकल लैंग्वेज जो थे वो जो है वो हिंदी नहीं हुआ करते थे, इसलिए और टोटल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज को जो है इंडिया में जो एक्सेप्ट किया गया, भारत में एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद दिया है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में देखा गया कि भारत जो है एक बहुत यूनिक फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है और ये जो है पीसफुल तरीके से लोग जो है मिलजुल कर रहें, एक ऐसी पॉलिसी बनाया गया है। और इसमें जो है ये जो भारत की पॉलिसी है एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट है और ये नॉन अलाइनमेंट जो है उसके मेंबर भारत के द्वारा ही बनाया गया है। और ये टर्म नॉन अलाइनमेंट जो है इसको हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष। ये भारत की जो पॉलिसी है विदेश नीति है वो गुट निरपेक्ष की विदेश नीति है। और इसमें उनका कहना है कि जो वार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें देखा गया कि 2 पावरफुल नेशन यूएसए यूएसएसआर 2 हो गए थे, तो जो अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन थे वो मर्ज हो रहे थे, तो देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। तो ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे तो उसमें बहुत से नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, जैसे देखा गया कि एशिया और अफ्रीका के कई देश जो थे इससे बिलोंग करने वाले थे, लेकिन भारत ने जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, नेम जिसे गुट निरपेक्ष सिद्धांत कहते हैं,
तो भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसमें कई देशों ने इनका जो है जवाहरलाल नेहरू का हेल्प किया। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके लीडर थे नेम के, और इस तरीके से बहुत से लोगों ने जो है इसको ज्वाइन किया। अब इसके बाद 1955 में कुछ प्रिंसिपल बनाए गए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के या गुट निरपेक्षवाद के, उसे पंचशील कहा जाता है। और ये पंचशील सिद्धांत कुछ इस तरीके से हैं कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, हमें प्रांतीय रूप से सभी देशों को अपने देश तथा अन्य देशों के साथ जो है सौहार्द रूप से पारस्परिक तरीके से प्रभुसत्ता जो है उसका पालन करना और सम्मान करना, एक दूसरे के प्रभुसत्ता का पालन या सम्मान करना। दूसरा है कि हमें किसी रूप से किसी पर आघात नहीं करना है, किसी पर आक्रमण नहीं करना है। हमें नॉन इंटरफेरेंस इन ईच ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर, हमें किसी भी इंटरनल अफेयर आंतरिक मामलों में, किसी के आंतरिक मामलों में हमें जो है इंटरफेयर नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। सभी को जो है सभी के साथ जो अपना बेनिफिट्स है वो जो है म्यूचुअल और इक्वली होना चाहिए, सौहार्द रूप से समान रूप से एक दूसरे के साथ जो है लाभ का जो है वो संबंध होना चाहिए। शांतिपूर्ण रूप से जो है एक साथ रहने का जो है ये सिद्धांत था। इस तरीके से भारत जो है पॉलिसी जो था वो मुख्य रूप से इसी 5 प्रिंसिपल पर डिपेंड था, जिसे पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। और उस समय का जो भारत बना था वो इस तरीके का भारत था। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का जो पार्ट है, मुख्य रूप से जो इंडिया एंड हर नेबर्स है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका, जो अलग अलग भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ इसका किस तरीके से संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।